हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अब तक आपको गुप्तोत्तर कालीन प्रमुख राजवंशों में हर्षवर्धन वंश, पाल वंश, सेन वंश के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। आज हम आपको कश्मीर के प्रमुख राजवंश व राजपूत राजवंश के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। शुरू करते हैं कश्मीर के प्रमुख राजवंशों से। कश्मीर के हिंदू राज्य के विषय में हमें कल्हण की राज सरंगनी से जानकारी मिलती है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन है। इसमें कुल 8 तरंग तथा लगभग 8000 श्लोक हैं। पहले के 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। 4 से 6 तरंग में कारकोट व उत्पल वंश के विषय में जानकारी मिलती है व 7 से 8वें तरंग में लोहार वंश का इतिहास उल्लेखित है। यह ग्रंथ ऐतिहासिक रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल्हण ने इसमें पक्षपात रहित होकर राजाओं के गुण दोषों का वर्णन किया है। इसलिए अधिकतर इतिहासकारों ने इसकी साक्ष्यों के आलेखन कार्य किया है। बात करते हैं कश्मीर के कारकोट वंश के विषय में। 7वीं शताब्दी ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की। ह्वेनसांग युवानचांग उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा पर आया। दुर्लभ वर्धन के बाद उसका पुत्र दुर्लभक अगला शासक बना। दुर्लभक के बाद चंद्रापीड़ राजा हुआ जो एक न्यायप्रिय शासक था। तत्पश्चात तारापीड़ शासक हुआ। कल्हण ने उसे क्रूर और निर्दयी बताया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ था, जिसका कालक्रम 724 से 760 ईस्वी था। उसने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर कश्मीर की स्थापत्य तथा लक्षण कला का सुंदर उदाहरण है। मुक्तापीड़ की सबसे उल्लेखनीय सफलता कन्नौज नरेश यशोवर्मन को पराजित करना था। कारकोट वंश का अंतिम शासक जयापीड़ था। 810 ईस्वी में उसकी मृत्यु के साथ ही कारकोट वंश के शासन की समाप्ति हो गई। अब बात करते हैं उत्पल वंश के विषय में। कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश का शासन हुआ, जिसकी स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। उसने अवंती वर्मन नगर की स्थापना भी की। उसके अभियंता सुय्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्या एक महत्वपूर्ण शासिका हुई। 1003 ईस्वी में रानी की मृत्यु के बाद संग्रामराज शासक बना, जिसने कश्मीर में लोहार वंश की नींव रखी। अब बात करते हैं लोहार वंश के विषय में। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक संग्रामराज था। संग्रामराज के बाद अनंत राजा हुआ। उसकी पत्नी सूर्यमती प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता करती थी। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। उसके शासनकाल में कश्मीर में भयानक अकाल पड़ा। राज्य में आंतरिक अशांति के कारण उत्सल एवं सुत्सल नामक भाइयों ने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह में लगभग 1101 ईस्वी में हर्ष एवं उसके पुत्र भोज की हत्या कर दी गई। कल्हण राज सरंगनी का लेखक तथा हर्ष का आश्रित कवि था। उसने राज सरंगनी की रचना लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह के समय की थी। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह था। उसने अपने शासन काल में यवनों को परास्त किया। कल्हण की राज सरंगनी का विवरण जय सिंह के शासन के साथ ही समाप्त हो जाता है। 1339 ईस्वी में कश्मीर तुर्कों के कब्जे में आ गया। कश्मीर पर शासन करने वाले तुर्क शासकों में सर्वाधिक लोकप्रिय शासक जैन उल अबिदीन था, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण राजपूत राज्य एवं वंश के विषय में। अजमेर का चौहान वंश बहुत प्रख्यात हुआ। इसी तरह दिल्ली में तोमर वंश, जिजाक पुक्ति बुंदेलखंड का चंदेल वंश, त्रिपुरी का कलचूरी वंश, कन्नौज का गढ़वाल वंश, गुजरात का चालुक्य वंश, मालवा का परमार वंश प्रमुख राजपूत वंश थे। अब बात करते हैं कि राजपूत राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्तर भारत में 6ठी सदी के बाद अधिकांश राजवंश राजपूत थे। इसलिए आधुनिक ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार 7 से 12वीं सदी के उत्तर भारतीय इतिहास को राजपूत काल माना जाता है। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वान इन्हें भारत में रहने वाली जाति मानते हैं, कुछ इन्हें विदेशियों की संतान, कुछ विद्वान राजपूतों को आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्नि कुंड से उत्पन्न हुआ मानते हैं। यह सिद्धांत चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासों पर आधारित है। इस काल के राजवंशों में गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, परमार व गढ़वाल प्रमुख। शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश।
इस वंश की उत्पत्ति गुजरात व दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार प्रतिहार वंश सौमित्र यानी लक्ष्मण श्री राम के अनुज के वंशज हैं। लक्ष्मण ने मेघनाद की सेना का प्रतिहरण किया था, इसलिए इसे प्रतिहार वंश कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। इस वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था, परंतु प्रथम वास्तविक महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहारों का राज्य उत्तर भारत के व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था। यह गंगा यमुना दोआब पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा व पंजाब के क्षेत्रों में फैला हुआ था। बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासकों के विषय में। नागभट्ट प्रथम, जिसका कालक्रम 730 से 756 ईस्वी रहा है, इसने जालोर को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट ने अरबों से लोहा लिया, अर्थात उनसे लड़ाइयां लड़ी और पश्चिम भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। ग्वालियर प्रशस्ति में उसे मलेच्छो यानी अरबों का नाशक बताया गया है। वत्सराज का कालक्रम 775 से 800 ईस्वी रहा है। यह शक्तिशाली शासक और प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने सर्वप्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया तथा पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से यह पराजित हो गया। नागभट्ट द्वितीय का कालक्रम 800 से 833 ईस्वी रहा है। वत्सराज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय गद्दी पर बैठा। वह साहसी एवं महत्वाकांक्षी शासक था। उसने कन्नौज पर अधिकार करके कन्नौज को प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को पराजित किया, किंतु राष्ट्रकूट शासक से वह पराजित हो गया। अब बात करते हैं रामचंद्र के विषय में। नागभट्ट द्वितीय का पुत्र एवं अयोग्य शासक साबित हुआ। मिहिर भोज प्रथम का कालक्रम 836 से 885 ईस्वी रहा है। यह रामचंद्र का पुत्र था। मिहिर भोज प्रतापी राजा सिद्ध हुआ। कल्हण तथा अरब यात्री सुलेमान के विवरण से भी हमें उसके काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। मिहिर भोज को पाल नरेश देवपाल व राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित होना पड़ा। उसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी तथा बुंदेलखंड पर भी उसने अधिकार कर लिया था। वह विष्णु का भक्त था। उसने भगवान विष्णु के सम्मान में आदिव रहा और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। अब बात करते हैं अगले शासक महेंद्रपाल प्रथम के विषय में, जिसका कालक्रम 885 से 910 ईस्वी रहा है। यह मिहिर भोज का पुत्र था, जिसने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया, किंतु कश्मीर के शासक से युद्ध में पराजित होना पड़ा। महेंद्र की राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे, जो उसके राजगुरु थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश तथा हर विलास जैसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना की है। अब बात करते हैं अगले शासक महिपाल प्रथम के विषय में, जिसका कालक्रम 912 से 944 ईस्वी रहा है। यह कुशल और प्रतापी शासक था। उसके शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी गुजरात आया। महिपाल का शासन शांति एवं समृद्धि का काल रहा है। राजशेखर उसे आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहता है। राजशेखर को महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल दोनों ने संरक्षण प्रदान किया था। महिपाल के बाद महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायकपाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय तथा विजयपाल जैसे कमजोर शासक हुए। अतः उनके समय में प्रतिहार साम्राज्य के टूटने की गति और भी तेज हो गई। 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने प्रतिहार राजा को पराजित किया। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कमजोर गुर्जर शासक राज्यपाल को पराजित किया। राज्यपाल का पुत्र त्रिलोचन पाल भी 1019 महमूद गजनवी से पराजित हुआ। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। गढ़वालों ने कन्नौज पर अधिकार कर गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत कर दिया। अब बात करते हैं कन्नौज के गढ़वाल वंश के विषय में। गढ़वालों का मूल निवास स्थान विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत माना जाता है। चंद्रदेव ने कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना की। दिल्ली के तोमरों ने भी उनकी अधीनता स्वीकार की। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। अब बात करते हैं कन्नौज के गढ़वाल वंश के प्रमुख शासकों के विषय में। चंद्रदेव गढ़वाल वंश का संस्थापक था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। 1085 ईस्वी में उसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। गोविंद चंद्र का कालक्रम 1114 से 1155 ईस्वी रहा है। यह गढ़वाल वंश का शक्तिशाली शासक था।
उसने आधुनिक पश्चिमी बिहार से लेकर पश्चिमी यूपी तक का समस्त भाग अपने अधीन करके कन्नौज के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित किया। वह स्वयं बड़ा विद्वान था। उसके लेखों में उसे विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। लक्ष्मी चंद्र गोविंद चंद्र का शांति एवं युद्ध मंत्री था। वह भी शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। उसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की, जिससे तत्कालीन राजनीति, समाज एवं संस्कृति पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। गोविंद चंद्र के बाद विजय चंद्र शासक हुआ। उसके बाद जयचंद, जिसका कालक्रम 1170 से 1194 ईस्वी रहा है। यह इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। भारतीय लोक साहित्य तथा कथाओं में वह राजा जयचंद के नाम से विख्यात है। उसने मुस्लिम आक्रमणकारी शहाबुद्दीन को कई बार युद्ध में परास्त किया। भाग्यवश जयचंद की दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता हो गई। जयचंद की पुत्री संयोगिता के विवाह ने इस शत्रुता को और भी बढ़ा दिया। इसलिए जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। पृथ्वीराज को परास्त करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित करके मार डाला। पूर्व की ओर विस्तार के प्रयास में जयचंद को बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन द्वारा भी पराजित होना पड़ा। जयचंद ने संस्कृत के प्रख्यात कवि श्री हर्ष को संरक्षण प्रदान किया, जिसने नैषेध्य चरित एवं खंडन खंड खाद्य की रचना की। कालांतर में इल्तुतमिश ने कन्नौज पर अधिकार कर गढ़वाल वंश के शासन को समाप्त कर दिया था। जयचंद का पुत्र हरिश्चंद्र मोहम्मद गौरी का सामंत था। बात करते हैं शाकंभरी के चौहान वंश के विषय में। 7वीं सदी में वासुदेव द्वारा शाकंभरी अर्थात सांभर व अजमेर के निकट चौहान वंश की स्थापना हुई। इस वंश का प्रारंभिक इतिहास तथा वंशावली का ज्ञान हमें विग्रह राज द्वितीय के हर्ष प्रस्तर अभिलेख तथा सोमेश्वर के समय में बिजौलिया प्रस्तर लेख से होता है। चौहान प्रतिहार शासकों के सामंत थे। 10वीं सदी के प्रारंभ में वाकपति राज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया था। अब बात करते हैं शाकंभरी के चौहान वंश के प्रमुख शासकों के विषय में। अजय राज 12वीं सदी में चौहान वंश का शासक बना। वह पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। उसने अजमेर नगर की स्थापना की, उसे अपनी राजधानी बनाया। अजय राज का उत्तराधिकारी अर्णोराज एक महत्वपूर्ण शासक था। उसने अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया। अजय राज के बाद विग्रहराज प्रथम शासक हुआ। विग्रहराज प्रथम के बाद उसका पुत्र चंद्रराज प्रथम शासक हुआ और चंद्रराज प्रथम के बाद विग्रहराज का दूसरा पुत्र गोपेंद्र चंद्र राजा हुआ। बात करते हैं चंद्रराज प्रथम के विषय में। यह मुसलमानों से लड़ने वाला पहला चौहान राजा था, जिसने मुस्लिमों की सेना को पराजित कर उसके सेनापति सुल्तान बेग वारिस को बंदी बना लिया था। गोपेंद्र चंद्र के बाद दुर्लभ राज प्रथम राजा हुआ। यह पहला राजा जिसके समय में अजमेर पर मुसलमानों का पहला आक्रमण हुआ। इसके बाद गोवक प्रथम ने अनंत प्रदेश वर्तमान राजस्थान के सीकर जिले में अपने आराध्य हर्ष महादेव का मंदिर बनवाया। इसके बाद चंद्रराज द्वितीय तथा गोवक द्वितीय शासक हुए। गोवक के बाद उसका पुत्र चंद्रराज द्वितीय अजमेर का शासक हुआ और उसके बाद गोवक द्वितीय शासक हुआ। के बाद के शासकों में चंदन राज, वाकपति राज, सिंह राज, विग्रह राज द्वितीय, दुर्लभ राज द्वितीय तथा गोविंद राज द्वितीय, वीर्य राम, चामुंड राज, दुर्लभ राज, विग्रह राज, पृथ्वीराज प्रथम, अजय देव, वर्णो राज जैसे गौण शासक हुए। विग्रह राज चतुर्थ अर्थात बीसल देव का कालक्रम 1153 से 1163 ईस्वी रहा है। बीसल देव की सबसे बड़ी सफलता तोमरों की स्वाधीनता समाप्त करके उन्हें अपना सामंत बनाना था। बीसल देव विजेता होने के साथ ही यशस्वी कवि व लेखक भी था। उसने हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की, जिस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवार पर उत्कीर्ण किए गए हैं। बीसल देव ने अजमेर में सरस्वती का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। उसके दरबार में कथा सरित सागर के सोमदेव रहते थे, जिन्होंने उसके सम्मान में ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ की रचना की। इसके बाद अमरगंगे व पृथ्वीराज द्वितीय शासक हुए। इसके बाद सोमेश्वर शासक हुए। सोमेश्वर चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कंचन देवी व चौहान शासक अर्णोराज का पुत्र था। उसके समय में फिर से चालुक्य चौहान संघर्ष छिड़ गया। बात करते हैं चौहान वंश के प्रमुख शासक पृथ्वीराज तृतीय के विषय में, जिसका कालक्रम 1178 से 1192 ईस्वी रहा है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता है। वह चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा था।
उसके अधिकार में दिल्ली से लेकर अजमेर तक का विस्तृत भूभाग था। उसने अपनी राजधानी दिल्ली का नव निर्माण किया। 1186 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया। संभवतः वह परमार राजकुमारी से विवाह के प्रश्न पर भीम द्वितीय से उसका युद्ध हुआ था। 1191 में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रथम तराइन युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच पुनः युद्ध हुआ, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। उसे बंदी बनाकर कुछ समय बाद उसकी हत्या कर दी गई। कालांतर में गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली तथा अजमेर पर आक्रमण करके चौहानों की सत्ता का अंत कर दिया। पृथ्वीराज चौहान की राजकवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य और जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के विषय में जानकारी मिलती है। बात करते हैं जिजाक भुक्ति अर्थात बुंदेलखंड के चंदेल वंश के विषय में। चंदेल वंश का उदय जिजाक भुक्ति बुंदेलखंड प्रदेश में हुआ 9वीं सदी में, जो यमुना व नर्मदा नदी के बीच स्थित था। प्रारंभ में चंदेल प्रतिहारों के सामंत के रूप में शासन करते थे, बाद में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। इस वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। उसकी राजधानी खजुराहो थी। नन्नुक के पौत्र जय शक्ति अथवा जेजा के नाम पर यह प्रदेश जिजाक भुक्ति कहलाया। बात करते हैं जिजाक भुक्ति राजवंश के प्रमुख शासकों के विषय में। यशोवर्मन, जिसका कालक्रम 925 से 950 ईस्वी रहा है, इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। यशोवर्मन एक साम्राज्यवादी शासक था। उसने मालवा, चेदी व महाकौशल पर आक्रमण कर अपने राज्य का विस्तार किया। उसने कालिंजर पर अधिकार प्राप्त कर लिया तथा महोबा को राजधानी बनाकर वहीं से शासन करना आरंभ किया। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, जिसे चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है, उसका निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त उसने एक विशाल जलाशय का भी निर्माण कराया। कहते हैं धंगदेव के विषय में, जिसका कालक्रम 950 से 1007 ईस्वी रहा है। यह यशोवर्मन का पुत्र था। उसे प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता का श्रेय दिया जाता है। कालिंजर को उसने अपनी राजधानी बनाया। ग्वालियर की विजय धंग की से बड़ी सफलता थी। उसने भटिंडा के शाही शासक जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध सैनिक सहायता भेजी तथा उसके विरुद्ध बने हिंदू राजाओं के संग में शामिल हुआ। धंग ने खजुराहो में जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ आदि भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। धंग के शासन काल में बने खजुराहो का विश्वविख्यात मंदिर स्थापत्य कला का अनोखा उदाहरण है। धंग के बाद उसका पुत्र गणदेव शासक हुआ। उसके बाद विधाधर, जिसका कालक्रम 1019 से 1029 ईस्वी रहा है। यह गणदेव का पुत्र था, जो चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। मुस्लिम लेखक उसके नाम का उल्लेख चंद्र तथा विदा नाम से करते थे। विधाधर ने 1019 में गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया, क्योंकि वह महमूद गजनवी से युद्ध करने के बजाय भाग खड़ा हुआ था। विधाधर ने मालवा के परमार शासक भोज तथा कलचूरी शासक गांगे देव को भी पराजित कर उन्हें अपने अधीन कर लिया। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक परमरी देव या परमल था। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने उसे पराजित कर महोबा पर अधिकार कर लिया था तथा 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया। अतः 1305 में चंदेल राज्य दिल्ली में मिल गया। बात करते हैं मालवा के परमार वंश के विषय में। परमार वंश का आरंभ 9वीं सदी के प्रारंभ में नर्मदा नदी के उत्तर मालवा क्षेत्र में, जिसे प्राचीन अवंती भी कहते हैं, में हुआ। इस वंश का संस्थापक कृष्णराज अथवा उपेंद्र था। प्रारंभ में इस वंश के शासक प्रतिहारों के अधीन सामंत थे। परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, बाद में धार हो गई। अब बात करते हैं मालवा के परमार वंश के प्रमुख शासकों के विषय में। श्री हर्ष या सियक परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक था। वाकपति मुंज दूसरा प्रतापी शासक था। वह स्वयं ही उच्च कोटि का कवि विद्वानों का आश्रयदाता था। मालवा में परमारों की शक्ति का उत्कर्ष इसी के समय में प्रारंभ हुआ। वह मुंज कला व साहित्य का महान संरक्षक था। उसने धार में मुंज सागर झील का निर्माण कराया। मुंज ने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष आदि उपाधियां धारण की। कौथेन दान पत्र से पता चलता है कि उसने हुणों को भी पराजित किया। उसके दरबार में पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक तथा हलायुद्ध आदि विद्वान थे। बात करते हैं परमार वंशीय राजा भोज के विषय में, जिसका कालक्रम 1000 से 1055 ईस्वी रहा है।
भोज मालवा के परमार वंश का यशस्वी शासक था। उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार उसने तुरुष्कों अर्थात तुर्कों को पराजित किया तथा धार को अपनी राजधानी बनाया। उसने नव साहसांक अर्थात नव विक्रमादित्य की पदवी धारण की तथा 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के विरुद्ध शाही शासक आनंद पाल को सैनिक सहायता दी थी। भोज अपनी विद्वता के कारण कविराज की उपाधि से विख्यात था। कहा जाता है कि उसने विविध विषयों चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, स्थापत्य शास्त्र, धर्म, व्याकरण आदि पर 20 से भी अधिक ग्रंथों की रचना की है। भोज द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व तथा स्थापत्य शास्त्र पर समरांगण सूत्रधार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, विद्या विनोद, नाम मालिका अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। भोज ने अपने नाम पर भोजपुर नगर बसाया तथा एक बड़े भोजसर तालाब का भी निर्माण कराया। उदयादित्य परमार वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। 14वीं सदी के आरंभ में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति एनुल मुल्क ने मालवा पर विजय प्राप्त कर उसे खिलजी साम्राज्य में मिला लिया और इस प्रकार मालवा के परमार वंश का शासन समाप्त हो गया। बात करते हैं गुजरात या अनिलवाड़ के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश के विषय में। चालुक्यों की उत्पत्ति का विषय अत्यंत ही विवादास्पद माना जाता है। वराहमिहिर की बृहद संहिता में इन्हें शूलिक जाति का माना गया है, जबकि पृथ्वीराज रासो ने इनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से बताई है। चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। उसने गुजरात के एक बड़े भाग को जीतकर अनिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के शासक जैन धर्म के पोषक एवं संरक्षक थे। अब बात करते हैं गुजरात अनिलवाड़ के चालुक्य वंश के प्रमुख शासकों के विषय में। भीम प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके शासनकाल में गुजरात पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, यानी 1025 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा और उसे नष्ट कर दिया। भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर को, जो पहले लकड़ी से बना फिर ईंटों द्वारा निर्मित था, उसे पत्थर से निर्मित करवाया। भीम प्रथम की सेना नायक विमल शाह ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध जैन मंदिर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया। सोमनाथ मंदिर से संबंधित एक और मान्यता के अनुसार इस मंदिर का पुनर्निर्माण कुमार पाल ने करवाया। अब बात करते हैं जयसिंह सिद्धराज अगले शासक के विषय में, जिसका कालक्रम 1094 से 1143 ईस्वी रहा है। जय सिंह ने सिद्धराज की उपाधि धारण की, इसलिए उसे जय सिंह सिद्धराज के नाम से जाना जाता। वह पराक्रमी तथा वीर होने के साथ साथ विद्वानों का आश्रयदाता भी था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र उसके दरबार में रहते थे। आबू पर्वत पर उसने एक मंडप का निर्माण कराया, जहां उसने हाथियों पर आरूढ़ अपने 7 पूर्वजों की मूर्तियों को प्रतिष्ठापित किया। उसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर बनवाया। सिद्धराज स्वयं शैव था, लेकिन जैन विद्वान हेमचंद्र का सम्मान करता था। अब बात करते हैं अगले शासक कुमार पाल के विषय में, जिसका कालक्रम 1143 से 1172 ईस्वी रहा। कुमार पाल एक महत्वाकांक्षी शासक था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र ने उसे जैन धर्म में दीक्षित किया था। इसके पश्चात परम अरहत की उपाधि उसने धारण की और संपूर्ण साम्राज्य में अहिंसा के सिद्धांतों का क्रियान्वयन किया। जैन परंपरा के अनुसार कुमार पाल ने अपनी संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या, मद्यपान एवं द्यूत क्रीड़ा पर प्रतिबंध लगा दिया। कुमार पाल ने सोमनाथ मंदिर का अंतिम रूप से पुनर्निर्माण कराया तथा जैन आचार्य हेमचंद्र के साथ सोमनाथ मंदिर में शिव की अर्चना की। कुमार पाल चरित नामक काव्य में जय सिंह सूरी नामक कवि ने उसका यशोगान किया है। बात करते हैं अजय पाल के विषय में। अजय पाल का कालक्रम 1172 से 1176 ईस्वी रहा है। यह कुमार पाल का उत्तराधिकारी था। उसके शासनकाल में शैव और जैन धर्मावलंबियों के मध्य गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसके कारण अनेक जैन भिक्षुओं की हत्या कर दी गई और अनेक जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। बात करते हैं अनिलवाड़ के अन्य शासकों के विषय में। मूलराज द्वितीय, जिसका कालक्रम 1176 से 78 ईस्वी रहा है। मूलराज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को हराया था। इसके बाद भीम द्वितीय शासक हुआ। चालुक्य वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय ने चालुक्य शक्ति व प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण को 1178 ईस्वी को विफल किया। 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण कर अनिलवाड़ पर अधिकार कर लिया।
आज हमने आपको गुप्तोत्तरकालीन कश्मीर के राजवंश और राजपूत राजवंशों के विषय में संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी दी। इससे अगली वीडियो में हम गुप्तोत्तरकालीन अन्य राजवंशों के विषय में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।